नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सिद्धांत। ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसको शॉर्ट में एनडीआरएफ बोला जाता है। और इसी वीडियो में हम लोग एसडीआरएफ के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है। जो भी छात्र लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, काफी छोटा टॉपिक है एनडीआरएफ एसडीआरएफ, और यहां से 1 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है। तो हमने सभी फैक्ट को शामिल किया है, आपका यहाँ पर कुछ छूटेगा नहीं। तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा ताकि आपका 1 नंबर अगर परीक्षा में पूछता है तो वो पक्का हो पाए। पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में। इसका उद्देश्य क्या है, इसका कानूनी आधार क्या है, इसकी संरचना के बारे में हम बात करेंगे। इसमें कितनी बटालियन वगैरह होती है, कौन कौन से जवान इसमें शामिल होते हैं। फिर हम आएंगे इसके मुख्य कार्य पर कि इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका प्रशिक्षण कहां पर होता है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बात करें अगर हम राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की, तो जो इसका कानूनी आधार है ये आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। इसका जो कानूनी आधार है राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का, ये किसमें निहित है? ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में ये निहित है। 2005 में जब ये अधिनियम आया तो इसके 1 साल के बाद में 2006 में इस मोचन बल का गठन किया गया। ठीक है, इसका जो मंत्रालय है ये गृह मंत्रालय है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। अगर हम बात करें इसके उद्देश्य की कि इसका उद्देश्य क्या है, तो जीवन रक्षा करना, खोज एवं बचाव करना, यानी कि सर्च एंड रेस्क्यू इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, लोगों के बीच में जन जागरूकता पैदा करना और आपदा के पूर्व प्रिपेयर रहना, ये सारी चीजें आपदा मोचन बल करवाती है। अगर हम बात करें इसके संरचना के बारे में, इसमें कौन कौन लोग होते हैं, कितनी बटालियन इसके अंतर्गत आती है, तो एनडीआरएफ में दोस्तों कुल 16 बटालियन है। कितनी बटालियन है? यहाँ पर 16 बटालियन है। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। प्रश्न बन सकता है परीक्षा में कि एनडीआरएफ के अंतर्गत कुल कितनी बटालियन आती है, तो यहाँ पर कुल 16 बटालियन आती है। ठीक है, ये केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से ली जाती है, जैसे आपके सीआरपीएफ हो गए, इसके बाद में आपके बीएसएफ हो गए, इसके बाद सीआईएसएफ से भी लिए जाते हैं जवान, आईटीबीपी से भी जवान लिए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में एसएसबी से भी यहाँ पे जवान उठाए जाते हैं। इन बटालियन का काम क्या है? लोगों को बचाना, सर्च एंड रेस्क्यू करना। इनका जो इसमें बहुत सारे लोग मेडिकल स्टाफ भी होते हैं, अधिकारी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं, एक संचार टीम भी होती है, ताकि जिस जगह पर जिस चीज की जरूरत पड़े वो सारी चीजें ये उपलब्ध करा पाए। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं। और जो एनडीआरएफ का नेतृत्व है, एनडीआरएफ का जो नेतृत्व है ये महानिदेशक जो डीजी होते हैं उनके अंडर में ये सारी चीजें होती हैं। अब हम आते हैं जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है। ये जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसमें इस एक्ट में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी कि एनडीआरएफ का जिक्र किया गया है। तो किस धारा के अंतर्गत इसका जिक्र है और धाराओं में क्या क्या चीजें लिखित हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। धारा 44 में इसका उद्देश्य, धारा 44 में इसका वर्णन किया गया है। तो पहले आप सभी लोग ये ध्यान रखिए कि राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का जो उल्लेख है ये किस धारा में है, तो धारा 44 में इसका उल्लेख है। ठीक है, एक सेकेंड। धारा 44 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है किसी आपदा की आशंका या आपदा की विशिष्ट प्रकृति के कारण रेस्क्यू कार्यों की आवश्यकता होने पर ऐसे कार्यों के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का गठन किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि धारा 44 में, फिर से कह रहा हूं, धारा 44 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के गठन की बात की गई है। इसमें क्या होगा? बल का जो गठन है वो निर्धारित रीति रिवाज से किया जाएगा और बल के सदस्यों की सेवा शर्तें इसमें लिखी हुई हैं। तो ये धारा 44 की बात हमने की। इसके बाद में आपका आता है धारा 45। लाइन से सभी धाराएं जो है वो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से ही संबंधित है। तो धारा 45 में जो रेस्क्यू टीम है, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण के बारे में बातचीत की गई है। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का सामान्य अधीक्षण, नियंत्रण, निर्देशन, ये सारी चीजों का जो डिस्कशन है वो धारा 45 के अंतर्गत किया गया है। और कमांड का जो अधीक्षण होगा वो किसके अंडर में रहेगा? ये महानिदेशक के अंडर में रहेगा। जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल
है, इसके जो प्रमुख महानिदेशक होंगे उनको डीजी बोलेंगे और यही राष्ट्रीय आपदा बल के महानिदेशक के रूप में कार्य करेंगे। तो महानिदेशक का उल्लेख किस धारा में है? 45 में है, जिसमें नियंत्रण, निर्देशन और अधीक्षण ये सारी चीजें किसके अंडर में होंगी? तो महानिदेशक के अंडर में होंगी। धारा 45 याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि। यह भी महत्वपूर्ण है, धारा याद रखिएगा। धारा 46 इसमें जो है निधि का वर्णन किया है। निधि का मतलब होता है कोष, राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष, यानी कि उसमें पैसे जमा होंगे और जो केंद्र सरकार से फंडिंग आएगी, राज्य सरकार से फंडिंग आएगी, या कोई प्राइवेट संस्था फंडिंग करता है अगर कहीं पे आपदा आती है, या कोई पर्सनल व्यक्ति भी फंडिंग करता है, तो वो सारी फंडिंग कहां पे जाएगी? निधि में जाएगी। इसका उल्लेख किस धारा में है? धारा 46 में है। लिखा हुआ है इसमें कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी आपदा की आशंका या आपदा प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि नाम का एक गठन करेगा, मतलब राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि का गठन करेगा। इसमें क्या होगा? जैसा कि मैंने आपको बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा जो पैसा आएगा वो इसमें जाएगा। ऐसे अनुदान जो किसी व्यक्ति या कोई संस्था अगर करती है, व्यक्ति या संस्था के माध्यम से अगर कोई अनुदान आता है तो वो भी इसी में आएगा। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हैं सेकंड पॉइंट लिखा हुआ है, केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्राधिकरण के परामर्श से अधिसूचित मार्गदर्शक सिद्धांत के अनुसार राष्ट्रीय मोचन निधि का उपयोग होगा। अब इस निधि का जो उपयोग होगा, पैसा आ गया तो ये पैसा राहत कार्यों में लगाया जाएगा, रेस्क्यू कार्यों में लगाया जाएगा। इसके बाद में आपदा के बाद जो पुनर्वास होगा, पुनर्निर्माण होगा, उसमें ये पैसा लगाया जाएगा। तो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के बारे में आप लोग जान गए। धारा इसका जो है ये 46 है। आगे बढ़े, नेक्स्ट धारा के बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राष्ट्रीय आपदा शमन निधि, वो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि है। राष्ट्रीय आपदा मोचन, मोचन का मतलब होता है रेस्क्यू, मोचन का मतलब होता है रेस्क्यू, और राष्ट्रीय आपदा शमन निधि, समन का मतलब होता है मिटिगेशन, मिटिगेशन का मतलब होता है कि आपदा आई है तो उसको कैसे झेला जाए, ठीक है, उसका शमन कैसे किया जाए। यानी कि केंद्र सरकार आपदा के शमन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय आपदा शमन निधि के नाम से एक निधि का गठन करेगी। इस निधि में वही धन जमा किया जाएगा जो राज्य सरकार द्वारा विनियोजित किया जाए। ठीक है, तो राष्ट्रीय आपदा शमन की जब बात होगी तो यहाँ पे धारा 47, और जब राष्ट्रीय आपदा निधि की बात होगी, मोचन निधि की बात होगी, तो धारा 46। तो ये दोनों अंतर आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, इसके बाद में आपका आता है राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना। राज्य सरकार के द्वारा निधियों की स्थापना, इसमें क्या है कि राज्य सरकार राज्य प्राधिकरण और जिला प्राधिकरणों के गठन के पश्चात इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित निधियों का जो है गठन करेगा। जिला आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा मोचन निधि और जिला आपदा शमन निधि। जैसे राज्य आपदा शमन निधि है, ऐसे यहाँ पर जिला आपदा शमन निधि का भी गठन होगा। तो यहाँ पर ये इससे संबंधित नहीं है, इस टॉपिक से संबंधित नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये राज्य सरकार के द्वारा जो निधियों का गठन होगा वो धारा आपको याद रखना है कि ये धारा 48 है। इसमें राज्य सरकार के द्वारा जो निधियां गठित की जाएंगी उस उल्लेख है। ठीक है, ये भी आपका इसी मोचन बल से संबंधित हो जाएगा, क्योंकि जो एसडीआरएफ अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें जो निधि गठित की जाएगी, एसडीआरएफ के जो जवान होंगे या जो रेस्क्यू कार्य होंगे, वो सारी चीजें वहां पे अभी हम लोग आगे देखेंगे, तो वहां पर भी तो निधि की आवश्यकता होगी। तो वो निधि आपका ये राज्य सरकार के द्वारा जो निधियां गठित की गई हैं उसका उल्लेख ये 48 धारा में है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी दोस्तों आप लोगों में से अगर कोई छात्र लेखपाल परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ढंग से पढ़ना चाहता है, सिलेक्शन ओरिएंटेड कंटेंट चाहता है, तो आप सभी लोग हमारे एप्लीकेशन ओलंपिक स्टडी को डाउनलोड करके कंप्लीट अध्ययन लेखपाल का कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम लोग एनवायरमेंट पे चल रहे हैं, इस एनवायरमेंट खत्म हो गया है, इसके बाद में डिजास्टर मैनेजमेंट में 1-2 टॉपिक बचा हुआ है, इसके बाद ये भी खत्म है। इसके बाद फिर हम लोग साइंस पे आएंगे।
साइंस के बाद आपका अगर कहते हैं पोल करवाया जाएगा, अगर कंप्यूटर के बारे में लोग कहेंगे तो कंप्यूटर, अदरवाइज अदर विषयों को शामिल किया जाएगा। तो आपका जो इन्वायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है ये बस 1-2 क्लास और बचा हुआ है, इसके बाद में ये कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट पीडीएफ फाइल आपको एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, टेस्ट सीरीज वगैरह है, ये सारी चीजें आपको दी जा रही है। 75 मार्क्स की तैयारी आपको करवाई जा रही है। इसमें जो डीआई है और हिंदी है इसका वीडियो आपको नहीं दिया जाएगा, इसका आपको प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराया जाएगा, क्योंकि डीआई और हिंदी बहुत सारे बच्चों को पहले से आता है। तो यहां पर जरूरी है, ये 20 नंबर का है, तो आप यहां पर मैक्सिमम जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो यहाँ पर ये 20 आउट ऑफ 20 आप तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। आता सभी को है, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। बाकी के जो अन्य विषय हैं उस पर आपको कंप्लीट वीडियो, पीडीएफ, ये सारी चीजें दी जा रही हैं। ठीक है, तो समग्र अध्ययन के लिए आप सभी लोग लेखपाल का हमारा बैच देख सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है। अब हम आते हैं डिटेल में राज्य आपदा मोचन बल के बारे में। यहां पर हमने इसको डिटेल में कवर किया है। ठीक है, देखिए कानूनी एवं संस्थागत आधार की अगर हम बात करें तो जब मैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिकरण, वो जो एक्ट है 2005 वाला, उसको जब मैं देख रहा था तो उसमें इसका उल्लेख नहीं है। राज्य आपदा मोचन बल का उल्लेख उस एक्ट में नहीं है। तो ये फिर कैसे आ गया? जब उसमें नहीं है तो ये कैसे आ गया? तो ये दोस्तों ऐसे आया, कानूनी आधार हम इसका देखते हैं कि ये कहां से निकल के आया। तो भारतीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की स्थापना का प्रावधान है, जबकि राज्य आपदा मोचन बल की स्थापना राज्य सरकारों पर निर्भर करती है। वही ये बोल रहा है कि जो आपका प्रबंधन अधिनियम 2005 है, इसमें राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में डिस्कस किया है, जिसमें अभी हम लोगों ने सारी चीजें देखी, ये धाराएं वगैरह देखी, ये सब किससे संबंधित है? ये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के बारे में, यानी कि एनडीआरएफ के बारे में है। एसडीआरएफ का यहाँ पे डिस्कशन नहीं है, ना इससे संबंधित कोई धारा दी हुई है। तो यही यहाँ पे लिख रहा है कि यहाँ पर 2005 में एनडीआरएफ की स्थापना का प्रावधान है, जबकि एसडीआरएफ की जो स्थापना है ये राज्य सरकारों पर निर्भर करती है। एसडीआरएफ की जो स्थापना है ये राज्य सरकारों पर निर्भर करती है। जैसे आपका जो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार है, इसके माध्यम से 2016 में अपने उत्तर प्रदेश में एसडीआरएफ का गठन किया गया। बाद में क्या हुआ? बाद में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनईएमए, एनडीएमए और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति 2009। बाद में क्या हुआ? ये जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है 2005 वाला और ये जो 2009 वाला है, इन्होंने, इन दोनों नीतियों ने प्रत्येक राज्य से आपदा मोचन क्षमता को विकसित करने की सलाह दी, जिसमें न्यूनतम 1 बटालियन की स्थापना करने का जो है ये अनुशंसा राज्यों से किया गया। ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में इसका उल्लेख नहीं था, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर क्या हुआ? बाद में एनडीएमए और राज्य आपदा प्रबंधन नीति 2009, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। इसका कोई कानूनी बेस नहीं है। जैसे एनडीएमए का तो कानूनी बेस है, आपका ये जो कानून है 2005 वाला, ये एक अधिनियम है। ठीक है, तो ये वैधानिक संस्था है। लेकिन जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन नीति है, ये वैधानिक संस्था नहीं है, ये कोई प्रॉपर कानून नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों संस्थाओं ने प्रत्येक राज्यों से ये अनुशंसा की कि भाई आप सभी लोगों के यहाँ कभी भी आपदा आ सकती है, तो एटलीस्ट 1 बटालियन तो आप लोग भी रख लो। जैसे जैसे आपका जो एनडीआरएफ है उसमें 16 बटालियन मैंने आपको बताया। तो ये बोल रहे हैं कि भैया राज्य वालों, आप भी कम से कम 1 बटालियन रख लो, कभी भी इमरजेंसी आ सकती है, तो ये तुरंत इंस्टेंट आपको सुविधा दे देगा, क्योंकि ये आपके राज्य स्तर की बात होगी। अप्रैल 2025 में पारित आपदा प्रबंधन संशोधन अधिनियम 2025 ने केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों को औपचारिक रूप से, अभी जो ये संशोधन हुआ है 2005 वाले का 2025 में, इसमें केंद्र सरकार के अतिरिक्त राज्य सरकारों को भी औपचारिक रूप से जो एसडीआरएफ है इसके गठन करने की सुविधा दी गई है। ठीक है, इस अधिनियम के तहत अब हर राज्य एसडीआरएफ के कार्य, सदस्यता के नियम स्वयं निर्धारित कर सकेगा। यह व्यवस्था एसडीआरएफ को कानूनी रूप से सुदृढ़ करती है। तो पहले कानूनी रूप से उतना सुदृढ़ नहीं था, लेकिन अभी के टाइम में 2025 वाला जो संशोधन थोड़ा बहुत हुआ था, उसके बाद में ये कानूनी रूप से जो है ये सुदृढ़ हो गया। तो फिर से एक बार फटाफट एक बार देख लेते हैं कि राज्य आपदा मोचन बल कैसे आया, कहां से आया। तो मैंने आपको बताया कि 2005 वाले एक्ट में इसका जिक्र नहीं है। ठीक है, इसका जिक्र नहीं है, लेकिन बाद में
सभी राज्यों को सलाह दी गई कि आप सभी लोग अपने यहाँ एटलीस्ट एक बटालियन रखें, कभी भी काम आ सकता है। और औपचारिक रूप से 2025 में जो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2025 ये जो आपका आया है, ये 5 वाले का संशोधन रूप है, उसमें ये औपचारिक रूप से प्रत्येक राज्य को सलाह दे दी गई कि आप सभी लोगों को एक बटालियन एटलीस्ट रखना है, ताकि जो आपदा प्रबंधन का कार्य है उसको आप सुदृढ़ रूप से कर पाए। समझ गए सारी चीजें, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश में कौन कौन से बल होंगे, यहाँ पे पुलिस बल होंगे, जो स्टेट रिजर्व पुलिस होती है वहां से ये लोग आएंगे, होम गार्ड लोग होंगे। इसके बाद में जो अग्निशमन यानी कि फायर ब्रिगेड वाली संस्था होती है, फायर ब्रिगेड वाला जो होता है, होते हैं पुलिस, वो लोग भी इसमें शामिल होंगे। और बटालियन गठित करके जो है इसका एसडीआरएफ हर राज्य जो है बनाता है अपना अपना, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके संगठनात्मक ढांचा की, कि उत्तर प्रदेश को हमने यहाँ पे ध्यान रखा है पहली बात तो, ठीक है, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश का एग्जाम है तो हमने अन्य राज्यों के बारे में यहाँ पे जिक्र नहीं किया है। हम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के बारे में बात किए हैं, इसके संगठनात्मक ढांचा के बारे में बात की है। प्रत्येक राज्य में एसडीआरएफ की इकाइयां अलग अलग है। ऑब्वियस सी बात है, हर राज्य की क्षमता अलग है, हर राज्य की जनसंख्या अलग है, हर राज्य का भौगोलिक क्षेत्र अलग है, ठीक है, और हर राज्य में आपदा भी अलग अलग आ सकती हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए हर राज्य की जो इकाई है वो अलग अलग है। तो हमने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की बात की है। उत्तर प्रदेश में पहले तो आपको ये याद रखना है कि एक बटालियन है। कितनी बटालियन है? एक बटालियन है। दूसरा आपको याद रखना है कि इसमें 6 कंपनियां हैं। इस बटालियन में 6 कंपनियां काम करती हैं। अब कंपनी का मतलब कोई इंडस्ट्रियल की बात नहीं हो रही, इंडस्ट्री कंपनी की बात नहीं हो रही है। बटालियंस में ही जो चीजें होती हैं उनको बांट बांट के कंपनी देते हैं। कंपनी ए, कंपनी बी, मतलब नाम उनका कुछ ऐसा होता है, अल्फा कंपनी, बीटा कंपनी, इस टाइप से नाम वो लोग दे देते हैं, ठीक है। इसमें कुल 729 अधिकारी हैं। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मुख्यालय इसका आप लोग नोट कर लीजिए, मुख्यालय इसका महत्वपूर्ण है। तो इसका मुख्यालय जो है ये लखनऊ में है, और लखनऊ के नूर नगर गांव में है। कहां पे है? लखनऊ के नूर नगर गांव में है, ठीक है। तो एक बटालियन है, और इसका जो नियंत्रण होगा, जैसे वहां पर गृह मंत्रालय था राष्ट्रीय स्तर पर, ऐसे ही राज्य स्तर पर गृह मंत्रालय यूपी राज्य पुलिस के अंडर में ये काम करेगा। तो ये इसका संगठनात्मक ढांचा आपने देख लिया। एसडीआरएफ जो एसडीआरएफ है वो एनडीआरएफ के 16 बटालियन के साथ काम करता है, और एनडीआरएफ एसडीआरएफ को प्रशिक्षण और उपकरण की सलाह देता है। जो राष्ट्रीय आपदा मोचन बल है वो एसडीआरएफ को हेल्प करता है, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम बात करें इसके प्रशिक्षण और क्षमता की, यानी कि एसडीआरएफ का प्रशिक्षण वगैरह कहां पे होता है, तो एसडीआरएफ कर्मियों को एनडीआरएफ अकादमी, याद रखिएगा, एनडीआरएफ अकादमी एक है, ये कहां पर है? ये नागपुर में है। कहां पर स्थित है? नागपुर में। एनडीआरएफ अकादमी कहां पर है? नागपुर में। एनडीआरएफ अकादमी नागपुर में है, ठीक है। तो ये जो एसडीआरएफ कर्मी है ये एनडीआरएफ अकादमी नागपुर और एनडीआरएफ के बटालियन के साथ जो है समन्वित होकर प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, यानी कि दोनों लोग एक साथ में प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। इनके पाठ्यक्रम में आप सभी लोग देख सकते हैं यहाँ पर ध्वस्त संरचना खोज एवं बचाव, इमारती मलबे में अगर कोई बच गया है तो अगर उसके जीवन है, अगर उसमें कोई प्राण बचा हुआ है तो वो उसको वहां पर रेस्क्यू करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा देते हैं, बाढ़ एवं जल बचाव का प्रशिक्षण यहाँ पर आप देख सकते हैं। मतलब ये प्रशिक्षण की बात हो रही है कि यहाँ पर किन किन चीजों की प्रशिक्षण होती है। तो बाल एवं जल बचाव का प्रशिक्षण होता है। इसके बाद में जो रोप रेस्क्यू होता है, जैसे हेलीकॉप्टर से अगर किसी को उठाना है या खुद नीचे उतरना है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर दी जाती है, प्रशिक्षित की जाती हैं। रासायनिक, जीवाणु, परमाणु आपदा बचाव करवाया जाता है, बोरवेल रेस्क्यू, समुद्र तटीय बचाव, ये सारा का सारा जो प्रशिक्षण कार्य है ये एनडीआरएफ अकादमी नागपुर में है। उत्तर प्रदेश का कहां पर है? उत्तर प्रदेश का दोस्तों कहां पर लिखा है भाई? लखनऊ के नूर नगर में है, और जो एनडीआरएफ का अकादमी है वो नागपुर में है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनडीआरएफ अकादमी नागपुर में कर्मचारियों के लिए ट्रेनर ऑफ ट्रेनर्स और मास्टर ट्रेनर्स पाठ्यक्रम होते हैं, जिसमें सभी राज्यों के एसडीआरएफ एक रूप से काम आते हैं। और इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा कॉलेज नागपुर, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है, ये सब भी मिलकर एसडीआरएफ को प्रशिक्षण देते हैं। तो ये पीडीएफ दोस्तों आपको दे दिया जाएगा। पीडीएफ आपको पेड बैच में दिया जा रहा है, कंप्लीट पीडीएफ इसी तरह से आपको दिया जा रहा है। आप सब लोग प्रिंट करके इसका नोट्स निकाल कर पढ़ सकते हो। आपको नोट्स वगैरह बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। तो आप सभी लोग बैच में इन्वॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, एसडीआरएफ का जो मुख्य उद्देश्य है, पहला उद्देश्य ये होता है कि गोल्डन आवर बोला जाता है। जैसे एक्सीडेंट वगैरह में भी गोल्डन आवर होता है कि एक्सीडेंट हो गया तो अगर 1 घंटे के अंदर
सुविधा पहुंच जाती है, मेडिकल इमरजेंसी पहुंच जाती है, तो संभावना ये होती है कि अगर कोई मरने वाला भी है तो उसकी जान वहां पे बच जाती है। इसी तरह से एसडीआरएफ का भी उद्देश्य है कि गोल्डन आवर यानी कि आपदा के 1 घंटे, आपदा के पहले 1 घंटे, यानी कि आपदा आई है तो उसमें 1 घंटा यानी कि आपदा के समय ही त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना। उस टाइम पर अगर जैसे आपदा आई है तो उस टाइम पर तुरंत डिजास्टर हुआ है तो वहां पर जो लोगों की जान है वो तुरंत बचा सकते हैं ये लोग। ठीक है दोस्तों, आप सभी लोगों ने अभी एक नोएडा का केस सुना होगा, अभी चल रहा है, न्यूज में ट्रेंडिंग है, इसके बारे में बहुत सारे बच्चे जान भी गए होंगे। वहां पर एक 27 साल का लड़का है, वहां पर जो कोई दलदल क्षेत्र है, नदी क्षेत्र, नदी नहीं पोखरा कहेंगे उसको, तो काफी गहरा पोखरा था। तो वहां पर अभी जैसे डीडीएमए बोलेंगे, यहाँ पर डीडीएमए या फिर स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। तो वहां पर उनकी लापरवाहियों की वजह से एक बच्चा जो है वो तालाब में गिरा और 2 घंटे तक वो संघर्ष करता रहा कि उसकी जान बचे। फायर ब्रिगेड वाले आए, जो डिजास्टर मैनेजमेंट, ये जो आपदा प्रबंधन मोचन बल और ये सब सारी चीजें मैं पढ़ रहा हूँ यहाँ पे, आपको पढ़ा भी रहा हूँ, ये सब लोग आए, लेकिन वहां पर पानी में कोई उतरा ही नहीं और उस बच्चे की जान चली गई। तो आप समझ सकते हो कि ये सब चीजें होती तो है, ऐसा नहीं कि काम नहीं होता है, लेकिन कहीं कहीं लापरवाही होती है और उस लापरवाही से लोगों की जान जाती है। बच्चे की जान चली गई। एक जो गिग वर्कर्स था, जो आई थिंक टैक्सी चलाता होगा या कोई सामान वगैरह जो लोग पहुंचाते हैं एक घर से दूसरे घर पे, तो उसने जो है वहां पर थोड़ी कोशिश की थी। इसके बाद में फिर वो भी जब बयान दिया कि पुलिस या फिर फायर ब्रिगेड वालों की गलती है, यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट सही से नहीं हो पाया, तो पुलिस के दबाव में फिर उसने अपना बयान बदला, फिर फाइनली उसने कबूला कि भाई पुलिस वालों की ही गलती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अभी हो रही है और एक बच्चे की जान चली गई है। अगर सही समय पर फायर ब्रिगेड वाले या कोई जो आपदा मोचन बल वाले रेस्क्यू टीम वाले थे पोखरे में उतरते और उस बच्चे की जान बचाते तो उस बच्चे की जान बच सकती थी। 27 साल का लड़का था, अभी गुजर गया। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी लापरवाहियों के अंदर अंतर्गत जो है, या गोल्डन आवर की बात हो रही है, 1 घंटे, यहाँ वो बच्चा 2 घंटे तक संघर्ष करता रहा, फिर भी उसकी जान नहीं बची। तो वही बोल रहा है, यही वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि खोज एवं बचाव का काम करते हैं, जल बचाव और निकासी का काम करते हैं। अभी यही यही तो हुआ है, फिर नहीं जान बच पाया बच्चे की। चिकित्सा कार्य करते हैं, रासायनिक औद्योगिक आपदाएं के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इनके काम लिखे हुए हैं और मैंने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है कि इन लोगों ने काम भी किया। ऐसा नहीं कि काम ही नहीं होता है, बहुत सारी संस्थाएं भी प्राइवेट रूप से काम करती हैं, जो गैर सरकारी होती हैं, वो भी जब आपदा आती है तो वहां पे काम करती हैं। जैसे बताया जाता है कि आरएसएस जब कोई आपदा वगैरह आती है तो वहां पर जरूर उपस्थित होती है और अपना जो रेस्क्यू काम है, रेस्क्यू टीम के माध्यम से वो वहां पर रेस्क्यू करते हैं। और भी कई सारे संस्था, ये बड़ी संस्था है तो मुझे याद आ गया इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आंध्र प्रदेश में जब बाढ़ आया था तो 2023 में एसडीआरएफ की टीमें कार्य में लगी। विजयवाड़ा में एसडीआरएफ ने अहम योगदान निभाया। महाराष्ट्र में औद्योगिक विस्फोट हुआ था, उस टाइम पर भी एसडीआरएफ की टीम लगी हुई थी। उत्तर प्रदेश में 2019 में भारी मानसून से राज्यों में बहुत दिक्कत हुआ था, तो एसडीआरएफ का वहां पर भी मोबिलाइजेशन हुआ था। भूकंप की घटनाओं में एसडीआरएफ का काम होता है। ठीक है, तो ये सारी कुछ कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं ताकि आप लोग समझ पाए, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको बताने के लिए मैंने यहाँ पे शामिल कर लिया। अगर हम बात करें एसडीआरएफ के वित्तीय ढांचे की, तो जैसा कि मैंने आपको ऊपर दिखाया था, यहाँ पर जस्ट ये जो आप अधिनियम देख रहे हो, ये 48 राज्य सरकार द्वारा निधियों की स्थापना। ठीक है, यही वहां पर अभी डिस्कस हम लोग करेंगे। धारा आप लोग याद रखिएगा 48, जिसमें आपका राज्य आपदा समन और राज्य आपदा मोचन और जिला आपदा समन, जिला आपदा मोचन, ये सारी चीजें जो है राज्य सरकार के अंतर्गत जो है गठित की जाती हैं। तो कहाँ थे हम लोग भाई? ठीक है, वित्तीय ढांचे की हम लोग बात कर रहे थे। तो प्रत्येक राज्य के पास एक राज्य आपदा मोचन निधि होगा, राज्य आपदा मोचन निधि होगा, जिसको एसडीआरएफ बोलते हैं। ठीक है, एसडीआरएफ बोलते हैं, राज्य आपदा मोचन निधि होगा, जो आपदाओं में तुरंत जो राहत कार्य के लिए खर्चे आएंगे उस पर काम करेगा। तो अगर सामान्य राज्य है, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, मध्य प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, पंजाब, अगर सामान्य राज्य है तो यहां पर जो निधि का बंटवारा होगा केंद्र और राज्यों के बीच में, सामान्य राज्य के केस में, तो यहां पर जो केंद्र का योगदान होगा वो 75% होगा और जो राज्य का योगदान होगा वो 25% होगा। लेकिन कुछ पहाड़ी क्षेत्र हैं या जो पूर्वी अपने जो पूर्वी राज्य हैं, वहां पर जैसे आपका सिक्किम है,
पहाड़ी राज्य, पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, पहाड़ी राज्यों में जैसे आपका सिक्किम हो गया, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर 90:10 का रेशियो है। तो ये काफी महत्वपूर्ण डेटा है, इसलिए मैंने आपको लिख के समझाने की कोशिश की है। आप लोग को यहीं पे याद भी कर लेना है कि जो आपदा मोचन निधि है राज्य सरकार की, इसमें जो राज्य सरकार का योगदान होगा सामान्य राज्यों में, ये 75% होगा, ठीक है। और जो राज्य का योगदान होगा वो 25% होगा। और जो पूर्वी राज्य है या जो पहाड़ी राज्य है, उनमें 90:10 का रेशियो है। तो ये याद कर लीजिए आप लोग, महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद में आप यहाँ पे देख सकते हैं, वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार ये भुगतान वर्ष में 2 किस्तों में की जाएगी और 21 से 26 15वें वित्त आयोग के आपदा प्रतिक्रिया हेतु राज्य आपदा जोखिम प्रबंधन कोष की स्थापना की गई है। और इस कोष में 80% और 20% यहाँ पर जो डिवीजन है, इसको भी आप देख सकते हैं, जो प्रतिक्रिया के लिए खर्चा होगा, ठीक है, जो प्रतिक्रिया के लिए खर्चा होगा वो 80% होगा और 20% जो है वो निरोध के लिए यानी कि शमन के लिए यूज किया जाएगा। अभी हम इसकी चर्चा आगे करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये 80 और 20 का मामला भी हम आगे देखेंगे। तो यहां पर देखिए, ये जो मैंने आपको बताया 75 और 25 का रेशियो है और यहाँ पर 90:10 का रेशियो है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा ऐसे प्रमुख यहाँ पे राज्य हैं और जो पहाड़ी या फिर जो पूर्वोत्तर राज्य है वो यहाँ पर 90:10 का है, ठीक है। अब यहाँ पर जो मैंने वही 80:20 की बात की थी, उसको आप लोग देख लीजिए। प्रबंधन कोष यानी कि इसको 2 श्रेणियों में बांटा गया है, राज्य आपदा मोचन निधि, राज्य आपदा मोचन निधि। ये देखिए, पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और आपका ये राज्य आपदा मोचन निधि है, ये एक्चुअली ये इसी में होना चाहिए था, ये राज्य आपदा मोचन, जिला आपदा मोचन और राज्य आपदा समन। तो ये जो राज्य आपदा मोचन है इसके लिए 80% एलोकेट होगा और ये जो राज्य आपदा समन है इसके लिए 20% एलोकेट होगा, ठीक है, समझ गए। दोनों का जो रेशियो है ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो तत्काल प्रतिक्रिया और राहत कार्यों के लिए है, जैसे आपदा आई है तुरंत चाहिए ना पैसा, तो यहाँ पर ज्यादा पैसा की आवश्यकता है, ज्यादा फंडिंग की आवश्यकता है, तो यहाँ पर 80% एलोकेट होता है। और जो 20% है ये भविष्य के आपदा जोखिम को कम करने के लिए जो योजनाएं लगाई जाती हैं, परियोजनाएं बनाई जाती हैं, उनके लिए है। ये शमन निधि है, यानी कि आपदा को दबाने की कोशिश या आपदा के पहले जो हम लोग कार्य कर सकते हैं, भूकंप रोधी इमारतें और भी बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, तो ये आपदा जोखिमों को कम करने के लिए, यानी कि भविष्य में आपदा अगर जोखिम होता है उसको कम करने के लिए यहाँ पर 20% का एलोकेशन होता है। तो शमन के लिए 20% और दमन के लिए यानी कि मोचन के लिए 80%। समझ गए, क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ और भी यहाँ पर चीजें मैंने अब लिख रखी है ताकि आप लोग समझ पाए कि प्रतिक्रिया और राहत में 40% आवंटन जाएगा। ये जो चीजें हैं 40% आवंटन जो है प्रतिक्रिया और राहत में जाएगा, जिसमें आपका तत्काल बचाव होगा, लोगों को भोजन दिया जाएगा, आश्रय दिया जाएगा और उनकी चिकित्सा सहायता की जाएगी। इसमें कितना जाएगा? 40% प्रतिक्रिया और राहत में। इसके बाद में रिकवरी और पुनर्निर्माण में इसमें कितना जाएगा? 30%, यानी कि क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचे की मरम्मत और आजीविका की बहाली, इसमें जाएगा 30%। और तैयारी और क्षमता निर्माण में जाएगा 10%, ठीक है। तैयारी और क्षमता निर्माण में आपका जाएगा 10%। तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में है उत्तर प्रदेश राज्य आपदा मोचन बल, यूपीएसडीआरएफ। भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने नवंबर 2016 को, उत्तर प्रदेश में कब राज्य आपदा मोचन बल का निर्माण हुआ, बनेगा अगर, तो 2016 में हुआ। यह एक समर्पित राज्य आपदा मोचन बल का गठन हुआ, ठीक है। और इसके हमने संगठनात्मक के बारे में ऑलरेडी बात की थी। इसका जो मुख्यालय है ये लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील के अंतर्गत नूर नगर भदरसा में है। और ये मुख्य रूप से जो आपका अमौसी अड्डा है उसके आसपास बनाया गया है, ताकि कुछ अगर कार्य होता है, कुछ मामला फंसता है, तो हवाई अड्डे और रेलवे के निकट रखा गया है ताकि आपातकाल स्थिति में त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके, ठीक है। तो इस तरह से हमने राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्र आपदा मोचन बल के बारे में डिस्कस किया है। संपूर्ण फैक्ट्स को यहाँ पर मैंने शामिल करके आप लोगों को दे दिया है। लेखपाल की समग्र अध्ययन करने के लिए आप सभी लोग हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।